नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है, हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ गए थे? चाइना की वो विजिट पे गए थे। कहाँ? तियानजिन में। क्योंकि वहाँ पे 25th समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हुआ था फ्रॉम 31 अगस्त टू 1 सितंबर 2025। ठीक है, ये लार्जेस्ट एससीओ की गैदरिंग थी जो अब तक की हुई है, और इसमें जो लीडर्स हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, किससे? एससीओ से जुड़े हुए हैं, वो सब मिले। इसमें हम देखेंगे कि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन से हैं, और डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं। ठीक है, फिर अगर हम देखें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फॉर्मेशन की, तो हम पहले पास्ट पे चलते हैं कि इसका फॉर्मेशन हुआ ही क्यों, और क्या इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले से सदस्य था? तो हमें पता चलेगा कि नहीं था। इंडिया इसका जो मेंबर बना है वो बना है 2017-18 में, जबकि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका फॉर्मेशन कब हो गया था? उसका फॉर्मेशन 1996 में ही हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि इतने लंबे समय तक भारत इसका सदस्य नहीं था। ठीक है, तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं। तो देखो हुआ क्या था, आपको मालूम है 1991 का वो टाइम पीरियड था जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था। यही वो समय था जब कोल्ड वॉर अपने एंड की ओर पहुंच चुकी थी, क्योंकि एक एक्ट था, एक पैक्ट था, बेसिकली वॉरसॉ पैक्ट। तो ये जो वॉरसॉ पैक्ट था ये भी बेसिकली क्या हो गया था? खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जब रशिया अलग देश बना यूएसएसआर से टूटकर, तब उस टाइम पर सेंट्रल एशिया के जो 5 देश थे वे भी इंडिपेंडेंट हो गए फ्रॉम यूएसएसआर। ठीक है, वे देश कौन कौन से थे आपको मालूम होना चाहिए। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 5 देश हैं जो आपके सेंट्रल एशिया में आते हैं। इन सब की आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए, वो आपका होमवर्क है। यू हैव टू लर्न द कैपिटल ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ठीक है, जब ये अलग हो जाते हैं तब उस टाइम पर चाइना को इस बात का डर था कि जो जिनजियांग रीजन है चाइना का, आई होप आपको मालूम होगा चाइना का जिनजियांग रीजन कौन सा है। उसकी बात हमने अपने इंडिया चाइना रिलेशन के क्लास में करी भी थी। तो ये जो जिनजियांग रीजन है यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, उइगर मुस्लिम जो है वो यहाँ रहते हैं। और हमें मालूम है कि सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं दीज आर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। तो चाइना को इस बात का डर था कि जो उइगर मुस्लिम्स चाइना में रहते हैं वो अपने आप को किससे एसोसिएट करेंगे? सेंट्रल एशिया से एसोसिएट करेंगे, और एक अनरेस्ट की सिचुएशन पैदा होगी। इसी वजह से 1992 में चाइना ने रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ में मिलकर टॉक्स चालू करी फॉर अ सिक्योरिटी पैक्ट। सिक्योरिटी पैक्ट मतलब एक सुरक्षा समझौते के लिए, ताकि जो चाइना के कंसर्न्स हैं इसको लेके कि उसके यहाँ पे सेपरेटिज्म हो सकता है, उसके यहाँ रहने वाली जो पॉपुलेशन है दे माइट हैव मोर सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसको रोका जा सके। तो 22 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन होने के बाद में शंघाई 5 बना। अब आप समझ गए शंघाई 5 में कौन कौन से देश होंगे? रशिया होगा, चाइना होगा, उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये देश होंगे। ठीक है, फिर एक देश जो है वो कौन सा होगा? कजाकिस्तान किर्गिस्तान के अलावा तुर्कमेनिस्तान होगा क्या? तुर्कमेनिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुर्कमेनिस्तान जो है उसने अपने आप को न्यूट्रल कंट्री घोषित कर रखा है, और उसने कहा है कि हम जो है किसी भी देश में का सदस्य नहीं बनना चाहते। इस वजह से आज भी जब हम बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो तुर्कमेनिस्तान उसका मेंबर नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि क्या उज्बेकिस्तान होगा क्या? उज्बेकिस्तान भी नहीं था उस टाइम पर जब शंघाई 5 बना है, क्योंकि उज्बेकिस्तान इसका सदस्य बनता है 2001 में। ठीक है, तो कौन सा बच गया? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के बाद में ताजिकिस्तान। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया कि जब शंघाई 5 बना तो उसमें कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और ताजिकिस्तान था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा चाइना एंड रशिया, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? शंघाई 5 बनाया। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हमें ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग के साथ में हमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन करना है, ताकि जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, सेपरेटिज्म है, इनको रोका जा सके। तो आप देखो भी 1996 में ट्रीटी होती है ऑफ डीपनिंग मिलिट्री ट्रस्ट इन बॉर्डर रीजन्स में मिलिट्री ट्रस्ट को बढ़ाया जा सके, और एग्रीमेंट होगा ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन मिलिट्री फील्ड इन द बॉर्डर एरियाज। म्यूचुअल रिडक्शन भी होगा आर्म्ड फोर्सेस का इन बॉर्डर एरियाज एग्रीमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
उस टाइम पे तो इसका नाम भी नहीं था, इसका नाम उस टाइम पे था शंघाई 5। तो जब शंघाई 5 बना था तो उसका जो मेन पर्पस था वो क्या था। फिर हम देखते हैं 2001 में जो उज्बेकिस्तान था वो भी ज्वाइन कर लेता है शंघाई 5 को, और इसका नाम बदल के अब हो जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें क्या कहा जाता है कि हम रीजनल कोऑपरेशन करेंगे, यानी कि क्षेत्रीय रूप से सहयोग करेंगे। अब वो कोऑपरेशन बहुत सारी फील्ड्स में हो सकता है, वो सिक्योरिटी के मैटर में हो सकता है, वो एनर्जी के मैटर में हो सकता है, वो कनेक्टिविटी के लिए कोऑपरेशन हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि आज के समय में कौन कौन देश जो हैं इसके मेंबर्स हैं। तो आज के समय में अगर हम देखेंगे तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9 देश आते हैं। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये तो वो देश हैं जो 2001 में ही सदस्य थे। इंडिया, पाकिस्तान जो हैं ये एक साथ में जुड़े थे कब, 2017-18 के आसपास में, और रिसेंटली अभी ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। अब एक चीज जो आपको और मालूम होनी चाहिए, भले ही नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। आप देख सकते हो, आपको मालूम होगा कि रशिया के बगल में ही बेलारूस पड़ता है, और रशिया और चाइना के बीच में देश पड़ता है मंगोलिया, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, और इसके साथ में अफगानिस्तान भी ऑब्जर्वर स्टेट इसमें आता है। तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य आज भी नहीं है, क्योंकि वो एक न्यूट्रल स्टेट है, ठीक है। उसने अपने आप को न्यूट्रल स्टेटस के तौर पे मेंटेन करा हुआ है, ऑल्दो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो यूएस के बहुत ज़्यादा क्लोज है। इस वजह से भी वो ऑफिशियली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जो एससीओ है ये बेसिकली एशियन नाटो है। क्या है, इट इज़ एशियन नाटो, या फिर इसको क्या कहा जाता है, इट इज़ एंटी यूएस। तो जब इसको एंटी यूएस है ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, तब वो तुर्कमेनिस्तान जो प्रैक्टिकली यूएस के नज़दीक है वो ऑफिशियली इसका मेंबर नहीं बन सकता। ऑल्दो जब भी मीटिंग्स होती हैं उसको अगर स्पेशल इनवाइट दिया जाता है तब तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, लेकिन इसका सदस्य नहीं बनता। अब हम देखते हैं कि इंडिया इसका मेंबर बना कैसे है। 2005 में कजाकिस्तान में एक जगह है अस्ताना, आई होप आपको मालूम होगा, वहां पे इंडिया ने एक्सप्रेस करा था अपना इंटेंट, अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि हम इसका फुल मेंबरशिप चाहते हैं। फिर 2015 में उफा एक जगह है रशिया में, वहां पे इंडिया के कैंडिडेचर को एक्सेप्ट किया गया विद पाकिस्तान, और ऑफिशियली फॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया था एज फुल मेंबर्स 2017-18 में। एज सच ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक रफ टाइमलाइन आपको मालूम होनी चाहिए कि इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य रिसेंटली ही बना है, बहुत अधिक समय नहीं हुआ है। फिर हम बात करते हैं, ग्लिम्स ले लेते हैं कि क्या फीचर्स और क्रिटिसिज्म हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इस पे आरोप लगते हैं एंटी यूएस होने के। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, आपको मालूम है सेंट्रल एशिया के 4 देश आ रहे हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी टू सेंट्रल एशिया। और भारत के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें मालूम है कि जो सार्क है वो हमारा अभी क्या पड़ा हुआ है, रिडेंडेंट पड़ा हुआ है, उसमें हमें कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती नज़र नहीं आती है। तो ऐसे समय में जब सार्क जो है वो ठंडे बस्ते में है, तब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के इंटरेक्शन का। आपको मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो इंटरेक्शन है वो बहुत लंबे समय से बंद चल रहा है। आर्टिकल 370 को जब हमारी सरकार ने एब्रोगेट किया था उसके कुछ सेक्शंस को, तब उसके बाद से जो पाकिस्तान है उससे हमारे जो रिश्ते हैं बड़े ख़राब रहे हैं। इसके साथ में जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं भारत पे, वो भी रह रह के पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं, जैसे कि पहलगाम अटैक हुआ था। तब इस वजह से ही हम देखते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे समय में जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के हेड्स के बीच में, तब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है इनके बीच में इंटरेक्शन का। एटलीस्ट वहाँ पे क्या हो सकता है, प्लीज एंट्री हो सकती है। प्लीज एंट्री का क्या मतलब हो सकता है, हाय हेलो हो गई, ठीक है। अब ये एक मेजर एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म की भी बात होती है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में वाया रैट्स। ये रैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, ठीक है। चाइना ने जब इसको बनाया था, शंघाई 5 नाम था, तो भी उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें किस तरीके से सिक्योरिटी को स्टेब्लिश करना है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनको रोकना है ना। देखो यहाँ मैंने लिखा भी था सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म। क्यों, क्योंकि उइगर मुस्लिम जो हैं चाइना के तियानजिन जिनजियांग वाले रीजन में, वो क्या हैं, वहाँ पे डर रहता है कि वहाँ पे सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज कभी भी भड़क सकती हैं, ठीक है। तियानजिन कौन सी जगह है, तियानजिन मैंने अभी बोला, तियानजिन वो है जहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अभी समिट हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने जो 25th एससीओ समिट हुआ है उसमें जो अपनी स्पीच दी है,
उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जब उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए तो उन्होंने जो उनका अच्छा स्वागत किया गया है, वार्म हॉस्पिटैलिटी थी, उसके लिए ग्रेटिट्यूड जताया है। इसके साथ में उन्होंने उज्बेकिस्तान को और किर्गिस्तान को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्योंकि यही वो समय था जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी और किर्गिस्तान का नेशनल डे होता है। ठीक है, अब इंडिया का जो विजन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो 3 पिलर्स पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCO से ही आपको वो पिलर्स मिल जाएंगे। S फॉर सिक्योरिटी, C फॉर कनेक्टिविटी एंड O से अपॉर्चुनिटी। अब जैसे ही हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी की बात करते ही आप समझ गए होंगे यहाँ पे मोदी जी बात करेंगे किस चीज़ की, टेररिज्म की। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवाद है उससे किसी का भी भला नहीं होता है, आतंकवाद जो है मासूम लोगों की जान लेता है। और उन्होंने पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया है। अब देख सकते हो, साइटेड पहलगाम अटैक एज अ ब्रूटल रिमाइंडर दैट टेररिज्म इज एन अटैक ऑन ह्यूमैनिटी। आतंकवाद जो है वह मानवता के ऊपर एक हमला है। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि पीस बहुत आवश्यक है, सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब सुरक्षा होगी तभी शांति स्थापित होगी और तभी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता भी स्थापित होगी। और इन्हीं के स्थापित होने के बाद में हम डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उन्होंने टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इनको लेके अपनी चिंताएं जताई हैं। इसके साथ में ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमने रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की बात करी है। इंडिया लेड अ जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन अगेंस्ट अलकायदा एंड एफिलिएट्स, प्रपोज्ड कोऑर्डिनेशन अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। जो लोगों को भड़काया जाता है, रेडिकलाइज किया जाता है, कट्टर बनाया जाता है, उसके खिलाफ में हम किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, उसकी बात भी इंडिया ने करी है। और जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन JIO की बात करी गई है। फिर हम बात कर सकते हैं कनेक्टिविटी की, C से। कनेक्टिविटी में हम बेसिकली अगर खुद से भी ब्रेन स्टॉर्म करें तो आपको दिमाग में आएगा कि ईरान भी इसका मेंबर है और इंडिया ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो कनेक्टिविटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास, भरोसा बढ़ेगा। यह सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है। तो इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको मालूम होना चाहिए, चाबहार प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके साथ में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। अब इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे आप लोग कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियो भी बनाने की। और इसके जरिए हम क्या करेंगे, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को लिंक करेंगे। कनेक्टिविटी जो हम चाहते हैं, भारत क्या चाहता है कि जो कनेक्टिविटी हो उसमें सोवरेनिटी का भी सम्मान करा जाए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का भी सम्मान किया जाए। कनेक्टिविटी इस तर्ज पे नहीं होनी चाहिए कि किसी देश की सोवरेनिटी को उससे छीना जाए। जैसे कि अगर हम बात करें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो इसके जरिए क्या होता है, किसी देश की सोवरेनिटी को कमजोर करने की कोशिश करी जाती है, डेट ट्रैप में फंसाया जाता है देशों को। लेकिन भारत ने साफ साफ कहा है दैट जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं वी रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स बाईपास करते हैं सोवरेनिटी को, उनकी लेजिटिमेसी नहीं होती। ये भी मोदी जी के द्वारा कहा गया है। फिर हम अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी में हम क्या कह सकते हैं कि भाई इतने सारे देश हैं, आपस में मिलकर कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स की बात होगी, यहाँ पे इनोवेशन की बात होगी, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात होगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमारे पास में क्या है, आयुर्वेद है ना, बहुत सारी है हमारे पास में। तो पूरा आयुष मंत्रालय ही हमारा जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करता है, जिसमें H से होम्योपैथी हो जाएगा, S से सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंक्लूजन पे भी फोकस किया गया है, यूथ एम्पावरमेंट की बात की गई है, प्लस बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात करी गई है। क्योंकि बुद्धिज्म की जो विरासत है वो चाइना और भारत में हमें कॉमन यानी कि शेयर्ड देखने को मिलती है। चाइना में भी बहुत से लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, और पास्ट के टाइम में चाहे वो ह्यून सेंग हो, चाहे फाहियान हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो चाइना से ही भारत में बौद्ध धर्म को सीखने के लिए आए थे। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि जो एफर्ट्स होने चाहिए वो होने चाहिए कि हम साइंटिस्ट को कनेक्ट करें, स्कॉलर्स को कनेक्ट करें, और स्टार्टअप्स हों बियॉन्ड गवर्नमेंट। अगर बियॉन्ड गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं देन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल टू पीपल कनेक्ट। इसके साथ में हमें सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम भी बनाने की आवश्यकता है। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, टू शोकेस शेयर्ड ट्रेडिशंस, कल्चर एंड सिविलाइजेशंस। फिर हम रिफॉर्म एजेंडा की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि इंडिया एडवांस कर रहा है विद रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। कोविड और इकोनॉमिक क्राइसिस टर्न्ड इनटू अपॉर्चुनिटीज थ्रू रिफॉर्म्स, जिसको हम कहते हैं बार बार कि आपदा को अवसर में बदल देना। ठीक है, तो इनवाइटेड SCO पार्टनर्स टू ज्वाइन इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी, ऐसा आह्वान भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अगर हम देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अब हम इवॉल्विंग रोल की बात करते हैं। तो पहले वो टेररिज्म की बात होती थी, एक्सट्रीमिज्म की बात होती थी, सेपरेटिज्म की बात होती थी। लेकिन आपको मालूम है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ यानी कि जटिलताएं बढ़ रही हैं,
और उसके साथ में आज के समय में जो और समस्याएं बढ़ गई हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हमें एक नेक्सस देखने को मिलता है टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के बीच में। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को भी एड्रेस करना होगा। हमें नार्को टेररिज्म की जो समस्या है उसको भी एड्रेस करना होगा, है ना। नार्को टेररिज्म जो है वो किससे जुड़ जाएगा आपका, नार्कोटिक्स प्लस टेररिज्म, यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग से भी जुड़ जाएगा वो। हमें साइबर सिक्योरिटी को भी एड्रेस करना होगा। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप में एक बड़ा संगठन है, तो वो क्या कर सकता है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी रिफॉर्म लाने की बात कर सकता है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है उसमें रिफॉर्म आने चाहिए, ब्रिटेन वुड की जो बॉडीज़ हैं उनमें रिफॉर्म आने चाहिए। जब हम ब्रिटेन वुड की बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसमें कौन 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 सी चीज़ें आ सकती हैं, वर्ल्ड बैंक आपका आ सकता है, इसमें आपका आईएमएफ भी आ सकता है। ठीक है, एस्पिरेशंस क्या हैं, ग्लोबल साउथ कैन नॉट रिमेन कन्फाइंड टू आउटडेटेड फ्रेमवर्क्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं, अगर हम इंडिया को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, तो हम किस में आते हैं, हम ग्लोबल साउथ में आते हैं। तो हमने क्या कहा कि जो ग्लोबल साउथ है वो कन्फाइंड नहीं रह सकता, सीमित नहीं रह सकता। जो पुराने पुराने धुराने हो चुके फ्रेमवर्क्स हैं उन तक हमें क्या करना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करना होगा और एक इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाना होगा। अब मोदी जी ने यह भी बताया कि भाई जो अगला समिट होना है वो कहाँ होगा, किर्गिस्तान में होगा, किर्गिस्तान उसको चेयर करेगा। ठीक है, और इंडिया ने अपना जो कमिटमेंट है कि हम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करेंगे उसको भी रीअफर्म किया है। अब हम थोड़ा सा महत्व समझ लेते हैं कि क्या है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जियो स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस है, काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्या है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है और इंडिया उसके जरिए इंटेलिजेंस को एक्सेस कर सकता है और टूल्स को, ताकि वो टेररिज्म को कॉम्बेट कर सके। ठीक है, और हम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमको खतरा रहता है टेररिज्म का उसको भी ठीक से एड्रेस कर सकते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक रिलीवेंस क्या है, वो तो यही है कि सेंट्रल एशिया के साथ में हम कनेक्ट कर पाएंगे और हमने देखा है कि पास्ट में सेंट्रल एशिया के साथ में हमारी कनेक्टिविटी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन जो हमारा रहा है फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल एशिया को लेके, उसको हम दूर कर सकते हैं और हम काउंटर बैलेंस कर सकते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस को भी, वाइल स्ट्रेंथनिंग टाइज विद रशिया एंड सेंट्रल एशिया। इसके साथ में हम एनर्जी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं। जैसे कि एनर्जी इंटरेस्ट में आपका ऑयल हो गया, गैस हो गई, यूरेनियम हो गया, और ये जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत आवश्यक हैं इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हमको मालूम है कि इंडिया क्या है, इंडिया बाउंड है टू इम्पोर्ट दी ऑयल, है ना। हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं दैट आर दोज आर एसेंशियल इम्पोर्ट्स। हम तेल के इम्पोर्ट को रोक ही नहीं सकते, हमें किसी ना किसी देश से करना ही होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा कि हम अलग अलग देशों से ऑयल को इम्पोर्ट करें उतना हमारे लिए बेहतर है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है किसी एक पर्टिकुलर देश के ऊपर वो कम हो जाए। ठीक है, इसके साथ में ही हम इंडिया का जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसको भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाता है। अगर आप चाहोगे तो सेंट्रल एशिया के साथ में इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना सकता हूँ, जिसमें हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। इसके साथ में ही जो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उनको भी बढ़ावा दिया जाता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इससे हमें डिप्लोमेटिक लेवरेज भी मिलती है कि हम पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ में इंगेज कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बनी रहेगी। कल्चरल सॉफ्ट पावर तो इससे बहुत ज़्यादा है ही, क्योंकि सूफिज्म और बुद्धिज्म दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और दूसरे देशों को इसके माध्यम से भी अपने से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो हमारे कल्चर, एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज के द्वारा प्रमोट की जा सकती है। फिर हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। तो इंडिया, अब देखो चैलेंजेस और लिमिटेशंस यही हैं कि हम बात कर रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जबकि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों देशों के बीच में इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, चाइना के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इतने सालों से चल रहा है, तब भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ दूर हो पाया है, बिल्कुल भी नहीं हो पाया। एक कंसेंसस हम बना नहीं पाते हैं। जो कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज रहती हैं, जैसे कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ाएगा, लेकिन भारत विरोध करेगा क्योंकि भारत के पीओके से होके गुजर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो प्रायोरिटीज हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उनके बीच में एक टकराव है, कन्फ्लिक्ट है। भारत की प्राथमिकता क्या है कि सीपैक ना बने, चाइना और पाकिस्तान की प्राथमिकता क्या है, सीपैक बने। तब हमें प्रायोरिटीज में कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है।
ठीक है, इसी तरीके से रीजनल सिक्योरिटी में भी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब इंडिया अपोज करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और इससे होता क्या है, इंडिया का आइसोलेशन हो जाता है फ्रॉम शंघाई कोऑपरेशन इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स। और एससीओ एक सिंबॉलिक ज़्यादा है, ये ऑपरेशनल लेवल पे इसका जो सिग्निफिकेंस है, ऑपरेशनल लेवल पे जो इसने काम किया है वो हमें कम देखने को मिलता है। चाइना रशिया का डोमिनेंस भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत कमज़ोर हमें नज़र आता है। अगर हम कंटेम्प्रेरी रेफरेंसेस की बात करें तो 2025 में इंडिया ने मना कर दिया था कि हम चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्लॉज को नहीं मानेंगे इन शंघाई इकोनॉमिक चार्टर, ठीक है, और इंडिया लेड काउंटर रेडिकलाइजेशन इनिशिएटिव वाया रेड्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। फिर हम यदि कंक्लूजन की बात करें तब उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी याद होनी चाहिए जिसका नाम है सिक्योर। अगर आपने सिक्योर स्ट्रेटेजी याद कर ली है और SCO की फुल फॉर्म याद कर ली है तो पूरे के पूरे आंसर्स जो आएंगे आपके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे आप उनको आसानी से लिख सकते हो। जैसे S से हमने क्या पढ़ा था, सिक्योरिटी, ठीक है, C से क्या था, कनेक्टिविटी, और O से क्या था, अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो हम यहाँ सिक्योर में देखते हैं, सिक्योर में क्या आता है ये हमने देख ही लिया था। इसमें हम टेररिज्म की बात कर देंगे, कनेक्टिविटी में हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर देंगे, चाबहार पोर्ट की बात कर देंगे, अपॉर्चुनिटी में हम स्टार्टअप कल्चर की बात कर देंगे, हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात कर देंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि सिक्योर को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो सिक्योर के एस से हो जाएगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। ई से हम एनर्जी कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात करते हैं। अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हमारी जो एनर्जी सप्लाईज है वो डाइवर्स होंगी, जैसे कि हमें जो ऑयल चाहिए इसके साथ में ही हम यहाँ से यूरेनियम भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सी से, तो सी से आता है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, तो ज्वाइंट एक्शन लिया जा सकता है अगेंस्ट द टेरर नेटवर्क्स। यू से यूनिफाइड रीजनल अप्रोच, हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं पॉलिसी को विद एससीओ पार्टनर्स। फिर आर से क्या होगा, रीजनल कनेक्टिविटी, और इसमें हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का जिक्र करेंगे। अगले ई से होगा इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो इंडिया को क्या करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए एक बैलेंस्ड और प्रोएक्टिव सिक्योर स्ट्रेटेजी को। तो आपको क्या याद रखना है, इसमें दो ही चीज़ याद रखनी है, एक एससीओ की फुल फॉर्म और एक सिक्योर की फुल फॉर्म। सारे के सारे आंसर जो आएंगे इस पर आप लिख पाओगे, ठीक है। लेवरेजिंग एससीओज स्ट्रेंथ फॉर कनेक्टिविटी, काउंटर टेररिज्म एंड डिप्लोमेसी वाइल सेफगार्डिंग द सोवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी। अब हम देखते हैं मेंस का एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको आसानी से एड्रेस कर सकते हो। क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको मालूम है कि इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, हम जो सिक्योर है वही लिख सकते हैं या फिर हम एससीओ के माध्यम से लिख सकते हैं, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड ऑपरेशन, ठीक है। फिर हम सिक्योरिटी में टेररिज्म की बात कर सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म को रोकने की बात कर सकते हैं, सेपरेटिज्म की बात कर सकते हैं। हम इसमें यह भी बता सकते हैं कि जब शंघाई 5 था तब उस टाइम पे चाइना की क्या टेंशन्स थी, जिसमें हम उइगर मुस्लिम्स का जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब से इंडिया जुड़ा है तब इंडिया ने क्या करा है, और इसमें हमें रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का जिक्र भी जरूर करना है। अब इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया के लिए क्या है, हम लिख सकते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर होती है। सी से हम क्या लिख सकते हैं, सी से देखो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस की हम बात कर सकते हैं, है ना। यू से हम क्या कहेंगे, यूनिफाइड रीजनल अप्रोच। आर से हम क्या कह सकते हैं, आर से हम कहेंगे रीजनल कनेक्टिविटी, और अगले ई से हम बात करेंगे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे होंगे कि मैं आपके सजेशंस को बहुत सीरियसली लेता हूं। पहले किसी ने सजेस्ट किया था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने बनाया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हाइप जरूर करें, और इसके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर भी करें, ठीक है। हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। अब आपने ये वीडियो देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके टाइम पे से देखने के बाद में आप लोग जाके इंडिया चाइना वाला वीडियो भी मेरा ज़रूर देखें, तो उससे चीज़ें आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप यदि इन क्लासेस को देखते रहे तो मेंस का बहुत सारा पोर्शन आपका हंसते खेलते ही कंप्लीट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि बहुत होलिस्टिकली यहाँ पे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है। तो जितने भी वीडियोस प्लेलिस्ट के आप सबको देखें, हमारी ऐप जिसका नाम सिविल सर्विसेज विद नीलेश है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। उस पर आपको इसकी जो PDF है, ये जो मैंने पढ़ाया है उसकी PDF CA वाले करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी।